फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे आज बेसिक इलेक्ट्रिकल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और सारे के सारे एमसीक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम बात करें अगर आज के पहले क्वेश्चन से, तो देखिए क्या है। व्हेन P is equal to power, V is equal to voltage and I is equal to current, R is equal to resistance and G is equal to conductance. Which of the following relation is incorrect? मतलब कौन सा रिलेशन इनकरेक्ट है, गलत है। तो पहला क्या है, V बराबर अंडर रूट पी इंटू आर। क्या ये फॉर्मूला होता है, देख लेते हैं। हमें पता है P बराबर होता है वी स्क्वायर बटे आर। ठीक, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी इंटू आर। क्या हो जाएगा, पी इंटू आर। और जो ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो होगा ये तो सही है, लेकिन आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट के हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, सेकंड में क्या कह रहा है, पी बराबर वी स्क्वायर जी, वी स्क्वायर जी, सॉरी बटे जी नहीं है, जी है। तो क्या ये करेक्ट है, अब देखिए ध्यान से। पी बराबर होता है वी स्क्वायर बटे आर और 1/r बराबर होता है जी, ये भी करेक्ट है आपको। तो ये 1/r ही है, तो बटे मतलब ये 1/r ही है, तो 1/r का मतलब p बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू जी। तो सेकेंड ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। लेकिन आपसे पूछा कौन सा गलत है, तो ये दो तो मतलब सही नहीं होंगे। थर्ड में देखें तो जी बराबर है, जी बराबर पी बटे आई स्क्वायर, पी बराबर मतलब कि आई स्क्वायर। अब अगर हम बात करें तो पी बराबर होता है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर होता है, ये फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल। ये गलत है कि सही, अब इस पे हम बता रहे हैं। ठीक है, तो पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है। तो पी बराबर आई स्क्वायर आर, तो आर, तो आर बराबर होता है 1/जी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो आई स्क्वायर बटे जी होगा। ठीक है, अगर ये चीज़ होती तो करेक्ट था, लेकिन क्या है, जी बराबर पी बटे आई स्क्वायर है। तो क्या ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, क्योंकि इस ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो P बराबर हो रहा है आई स्क्वायर जी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, गलत है। तो आपसे पूछा ही है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो यही आपका क्या होगा। ठीक, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये इनकरेक्ट है, तो यही आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए, अगर फोर्थ ऑप्शन हम देख लें तो फोर्थ ऑप्शन बराबर होता है P बराबर आई स्क्वायर आर। तो आई बराबर हो जाएगा, या आई स्क्वायर बराबर पी बटे आर। तो ये स्क्वायर हटेगा तो ये कहाँ आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, जो कि ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। आपसे इनकरेक्ट पूछा था तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी। अगर हम बात करें कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी जो होती है वह रेसिप्रोकल होती है रजिस्टिविटी की। यानी कि कंडक्टिविटी जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, यूं बराबर होता 1/ρ। यानी कि कंडक्टिविटी जो होगी वह 1/रजिस्टिविटी के बराबर होती है। तो क्या आपको रजिस्टिविटी की यूनिट पता है, रजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी की यूनिट जो होगी 1/ओम मीटर, 1/ओम मीटर। और 1/ओम को हम बोलते हैं महो। क्या बोलते हैं, महो। ठीक है, और महो का अगर सिंबल आपको ये बनता है ऐसे, ठीक है, महो। तो महो पर मीटर आप कह सकते हो। तो कंडक्टिविटी की यूनिट जो होगी वो क्या होगी, महो पर मीटर, या फिर 1/ओम मीटर। अगर यहाँ पे कंडक्टेंस होता है जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, तो जी बराबर होता है 1/r। यानी अगर ये कंडक्टेंस है तो कंडक्टेंस की यूनिट जो होती है वो सिर्फ होती है महो। ठीक है, क्या होती है, महो, या फिर आप कह सकते हो 1/ओम होती है, 1/ओम। तो यूनिट आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक जो भी यूनिट्स हों आपकी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हम बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो देखिए क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन में बी ऑब्टेन्ड विथ 3 रजिस्टर ईच हैविंग द रेजिस्टेंस आर। यानी 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो तीनों की वैल्यू कितनी है, आर है, उनको हम कितनी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन किस तरह से हम बना सकते हैं। देखिए 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस हैं। एक मान लो आर ऐसे हो गया, एक मान लो आर ऐसे हो गया, एक मान लो आर ऐसे हो गया। तो एक कनेक्शन तो हो गया पैरेलल का। ठीक है, एक कनेक्शन कैसा हो गया, पैरेलल का।
एक कनेक्शन हो गया कि मैंने तीनों को किस में कर दिया, सीरीज में। तीनों को कैसे कर दिया, सीरीज में कर दिया। तो हमारे पास 2 कनेक्शन बन गए। और हम देख सकते हैं कि जैसे 3 रेजिस्टेंस हैं हमारे पास, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस आर आर आर, कॉम्बिनेशन ही पूछा है कितनी तरह से कर सकते हैं। तो आर आर 3 है, 3 को अगर हम चाहें तो 2 को सीरीज में यूं, फिर उसके संग, ठीक है, उसके संग एक पैरेलल में जोड़ सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। ऐसा हो सकता है। तो 3 कॉम्बिनेशन बन गया। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि 2 हमारा किस में हो जाए, सीट पैरेलल में, ये हो गया 2 पैरेलल में हो जाए, फिर उसके संग एक सीरीज में हो जाए, ठीक। तो टोटल आप 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हो जब आपके पास 3 रजिस्टर हो, आइडेंटिकल हो या ना आइडेंटिकल हो। लेकिन आप उसको कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, तो आप उसके 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि बना सको, 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बनाने के। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू, ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है किस पर, डीसी सर्किट, हाई करंट, स्मॉल रजिस्टर, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, अब देखिए सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर पर जो ओम्स लॉ है वो अप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं वह ओम्स लॉ फॉलो नहीं करती, यानी कि उनका जो भी हम वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींचते हैं वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो जब स्ट्रेट लाइन नहीं होता है तो इसका मतलब है कि जो सेमीकंडक्टर्स आपके होते हैं जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये सब आपके ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम्स लॉ को जो फॉलो नहीं करेगा सेमीकंडक्टर होंगे। और सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि वह एक ऐसा तत्व, एक ऐसा एलिमेंट जिसके मतलब कि बैलेंसी कोष में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। तो इस पॉइंट को आप याद रखना। 4 से कम है तो कंडक्टर हो जाएगा, 4 से अधिक है यानी कि जो बैलेंसी कोष है उसका, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक है तो फिर वो हो जाते हैं आपके इंसुलेटर। क्या हो जाते हैं? इंसुलेटर हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, ए मेटल रजिस्टर है रेजिस्टेंस of 10 ohm at 0 degree C and 11 ohm at 160 degree C. The temperature coefficient is, देखिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट आपसे जो अल्फ़ा नॉट है उसी की वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको टेम्परेचर अलग अलग दिया हो, रेजिस्टेंस से कंपेयर किया गया हो, तो इसके लिए आप डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हो टेम्परेचर कॉफिशिएंट के लिए कि R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फ़ा नॉट कोष्टक में T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आप याद रखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले डायरेक्टली ये फार्मूला लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फार्मूला क्या लगाएंगे कि R2 बराबर R1, ठीक, 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, यही फार्मूला आपको याद रखना है। बस यही फार्मूला आपको डायरेक्ट लगा देना है, ठीक है। अब R2 जो दूसरा रेजिस्टेंस आपको दिया, R1 जो पहला रेजिस्टेंस आपको दिया है, अल्फ़ा नॉट यही है टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फ़ा का हो या अल्फ़ा नॉट यही टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इसी की वैल्यू आपको बताना है। T2 सेकेंड रजिस्टर मतलब कि टेम्परेचर, एंड T1 जो पहले आपको दिया है, ठीक है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले में आप पुट करो, आपका आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो R2 का मान हम देखें तो R2 का मान हम रखेंगे 11 बराबर 10 कोष्टक में 1 प्लस अल्फ़ा नॉट 160 माइनस 0, 160 माइनस 0। देखिए कैसे, क्योंकि 160 जो दिया है किस पे दिया है, दूसरा है आपका T2 एंड T1 आपको दिया है 0 डिग्री C पर, ठीक है। तो फिर हो जाएगा आपका अल्फ़ा नॉट बराबर, देखिए चलिए अल्फ़ा नॉट बराबर, तो पहले अगर करें तो ये 10 का मल्टीप्लाई होगा इसके कोष्टक के अंदर, तो 10 का मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये हो जाएगा 10 एक कम 10, तो 10 हो जाएगा। 10 को इधर कर देंगे तो हो जाएगा 10, 11 में से 10 जाए, देखो फिर से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 11 बराबर 10 कोष्टक में 1 प्लस अल्फ़ा नॉट, अब देखो 160 माइनस 0 था तो मैं डायरेक्टली इसको 160 लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 10 एक कम 10 प्लस 10 का गुणा 160 में करेंगे तो 1600 अल्फ़ा नॉट हो जाएगा। तो अल्फ़ा नॉट बराबर हो जाएगा, ये 11 में से 10 जाए कितना बचेगा, 1
1/1600, 1/1600। अब 1/1600 को आप इतना ही छोड़ो, चाहे अगर मान लो आपका आंसर थोड़ा आगे दिया है तो आप डिवाइड कर देना, डिवाइड करने के बाद आप देखोगे कि आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.000625 प्रति डिग्री सी, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो यूनिट होती है वह पर डिग्री सी होती है। ये भी याद रखना, कई बार ये भी पूछा गया है कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है, तो पर डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल इन ऑल द फॉलोइंग केसेस एक्सेप्ट, यानी ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल इन ऑल द फॉलोइंग केसेस एक्सेप्ट, यानी किसको छोड़ के बाकी सब पर ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है, सभी को छोड़कर किस पर अप्लीकेबल नहीं होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, आर्क लैंप, इन सब पे नहीं होता है। तो आपका इंसुलेटर, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इंसुलेटर। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान समझिए कि ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल इन ऑल द फॉलोइंग केसेस, इज नॉट अप्लीकेबल इज ऑल द फॉलोइंग केसेस एक्सेप्ट, यानी किसको छोड़कर सब पर नहीं अप्लीकेबल होता है। ठीक है, किसको छोड़कर सब पर नहीं अप्लीकेबल होता है, तो इंसुलेटर को हम छोड़ देंगे, बाकी सब पर हमारा ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। इसका मतलब है इंसुलेटर पर हमारा ओम्स लॉ अप्लीकेबल होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी किसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, निगेटिव होता है। जो अभी हम अल्फा नॉट देखे हैं ये किसका निगेटिव होता है, तो यह होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब देखो बात करें अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो निगेटिव होता है। इसका मीनिंग क्या है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का निगेटिव होने का मतलब है कि अगर आपका टेम्परेचर दैट्स मीन टी आपका इंक्रीज होगा तो उस पार्टिकुलर मटेरियल का या फिर जो भी है उस पार्टिकुलर सर्किट का या मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ही यही होता है कि टेम्परेचर बढ़ाना, उसके अकॉर्डिंग आपका रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक, अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता तो टेम्परेचर जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या है कि वेरिएबल रजिस्टर आर, वेरिएबल रजिस्टर्स किसको कहते हैं, वेरिएबल की मतलब जो बदलता हो। ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर्स का अगर सिंबल आपको देखना तो ऐसे रहेगा, ऐसे बना रहेगा। जहाँ भी आपको ये दिखे तो इसका मतलब है ये कौन सा रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर है। वेरिएबल रजिस्टर जो हमारा होता है वह होता है वायर वाउंड रजिस्टर। कौन सा होता है, वायर वाउंड रजिस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ। अब देखिए दे दिया ना क्वेश्चन कि किस टर्म्स में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं अल्फ़ा नॉट को ओम, देखो क्या है, ओम बटे ओम डिग्री सेल्सियस, ओम बटे ओम डिग्री सेल्सियस, तो ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन इस हिसाब से सेट किया गया है कि आपको इसको ध्यान से समझना है। मैंने भी क्या बताया था कि जो अल्फ़ा नॉट होता है इसको हम बताते हैं पर डिग्री सेल्सियस से, किसके, पर डिग्री सेल्सियस से। लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज क्या किया गया है कि पहले महो फिर ओम, ये तो गलत है, महो पर डिग्री से ये गलत है, वो पर डिग्री से सब के सब गलत है। लेकिन ये जो पहला ऑप्शन है ना इसमें क्या है कि ओम्स फिर बटे ओम्स, ठीक है, डिग्री सेल्सियस ऐसे दिया है, तो इसका मतलब है ओम से ओम वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, आपको 1/डिग्री सी दिया है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन को क्रिएट किया गया है, लेकिन आपके लिए बहुत ही करेक्ट होगा कि आप इस चीज़ को समझो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फ्यूज इज ऑलवेज इंस्टॉल्ड इन अ सर्किट इज, यानी जो फ्यूज होता है वह सर्किट में कैसा इंस्टॉल होता है, पैरेलल में होता है कि सीरीज में होता है। तो जो फ्यूज होता है यह सर्किट में आपका इंस्टॉल होता है सीरीज में, और ये जो लगता है ये फेज वायर में लगता है। किस में लगता है, फेज वायर में, और उस फेज वायर के सीरीज में हम इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और फ्यूज वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लो होता है। क्या होता है, लो होता है। ठीक, ये सब चीज़ें आप याद रखो। चलिए अगला है द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ।
तो रेटिंग ऑफ फ्यूज की जो रेटिंग होती है वो किस में हम एक्सप्रेस करते हैं, यानी इसकी यूनिट क्या होगी। तो ध्यान से आप समझिए। तो जो फ्यूज होता है बेसिकली फ्यूज ऑपरेट आपका किस पर होता है, तो हमारा फ्यूज होता है करंट पर ऑपरेट। ठीक है, कि जब हमारे सर्किट से करंट क्या होती अधिक होगी या कम होगी, तो उस कंडीशन में जो फ्यूज है हमारा वर्क करता है। अगर मतलब कि करंट ज़्यादा होती है तो फिर फ्यूज हमारा क्या होता है, ब्लो कर जाता है, बर्न हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वो डिपेंड करता है हमारा करंट के ऊपर। तो फ्यूज अगर करंट पे डिपेंड कर रहा है तो जो करंट की यूनिट होगी, जिस तरह से हम करंट को रिप्रेजेंट करते होंगे उसी हिसाब से हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फ्यूज को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्यूज की जो रेटिंग होती है वो होती है एम्पियर में। किस में होती है, एम्पियर में होती है, याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज मटेरियल डिपेंड्स ऑन। तो करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है फ्यूज मटेरियल की वो किस पर डिपेंड करती है, तो वह डिपेंड करती है कि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, आपका फ्यूज वायर की लेंथ कितनी है, और किस मटेरियल का बना हुआ है, कॉपर का बना है कि टिन और लेड का बना हुआ है। क्योंकि टिन और लेड का जो बना होगा वह 5 एम्पियर से नीचे वर्क करेगा। कॉपर का आप बनाए रहोगे तो वो थोड़ा सा हाई एम्पियर के लिए यानी 5 एम्पियर से अधिक के लिए यूज होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है फ्यूज वह डिपेंड करता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, क्योंकि देखो आर बराबर होता है रो एल बाई ए। अभी जितना ज़्यादा ए होगा, या फिर अगर हम बात करें करंट डेंसिटी की तो जे बराबर होता है आई बटे ए, तो आई बराबर होता है जे इंटू ए। तो जो आई हमारा होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। तो करंट हमारी जितनी ज़्यादा होगी उस हिसाब से हम उस फ्यूज वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी रखेंगे। ठीक है, और उस फ्यूज वायर की लेंथ कितनी होगी ये भी हमें निर्भर करता है कि फ्यूज वायर की लेंथ कितनी है। ठीक है, और किस मटेरियल का बना है इस पर तो डिपेंड करता ही है फ्यूज वायर। तो करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होगी फ्यूज की वह डिपेंड करेगी आपकी तीनों पर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द अकॉर्डिंग टू द फ्यूज लॉ द करंट कैरिंग कैपेसिटी वेरी एज है। तो करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है फ्यूज वायर की वो होती है डी प्रोपोर्शनल होती है डी पावर 3/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जो भी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है फ्यूज वायर में वह डायामीटर के पावर 3/2 पर डिपेंड करती है। जो डायामीटर होता है डी के पावर 3/2 पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। एसएससी जेई में आप देख लेना, यूपीपीसीएल जेई में देख लेना, आपको ये कई बार पूछा गया है। ठीक, चलिए, इन द कलर कोड वाइट कलर रिप्रेजेंट द नंबर, वाइट कलर रिप्रेजेंट द नंबर। तो आपको मैंने बताया था बीबी रॉय, ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ गुड वाइफ, गुड वाइफ, गुड वाइफ। तो ग्रेट ब्रिटेन है गुड वाइफ। तो अगर हम बात करें तो बीबी रॉय, तो 5 तक तो ये हो गया। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन है गुड वाइफ। तो ये जो डब्लू होता है ना ये आपका आता है 90 नंबर पर। कौन से नंबर पर आता है, 90 नंबर पर आता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर ये होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यू टू करंट इज रिलेटेड बाय व्हिच लॉ। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यू टू करंट इज रिलेटेड बाय व्हिच लॉ। देखिए, जो हीट का फॉर्मूला है वह किसके मतलब कि किसके द्वारा दिया गया था या फिर किस लॉ से रिलेट करता है, करंट के कारण जो हीट डेवलप होती है। तो यह आपका होता है जूल्स के लॉ के कारण, जूल के लॉ के कारण, जिसके कारण जूल के लॉ ने बताया था कि हीट की जो मतलब हीट होती है, हीट हमारी होती है I²RT, I²RT। इसी के हमेशा जब भी हम हीट पढ़ते हैं तो यही फॉर्मूला होता है कि H बराबर I²RT पर डिपेंड करता है। और ये जो लॉ होता है ये होता है जूल्स का लॉ। ठीक, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, ए रियोस्टेट डिफर फ्रॉम पोटेंशियोमीटर इन द रिस्पेक्ट दैट। एक रियोस्टेट जो होता है पोटेंशियोमीटर से किस तरह से डिफरेंट होता है उसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है। तो अगर हम बात करें
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो ये होता है जो रियोस्टेट होता है, बाकी काम दोनों का। पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल को मेज़र करता है, रियोस्टेट सेम वर्क करता है, बट डिफरेंट क्या होता है कि रियोस्टेट की जो रेटिंग होती है वो क्या होती है, हाइयर वाटेज रेटिंग होती है। ठीक है, रियोस्टेट की जो रेटिंग होती है वो क्या होती है, हाइयर होती है, जबकि पोटेंशियोमीटर की रेटिंग जो होती है क्या होती है, लो होती है। तो आपको याद रखना है कि रियोस्टेट है हाइयर वाटेज रेटिंग, बट इन ए पोटेंशियोमीटर लो वाटेज रेटिंग। कंपेयर अगर इन दोनों का हम करेंगे, रियोस्टेट का और पोटेंशियोमीटर का, तो दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगा कि जो रियोस्टेट है वो हाइयर रेटिंग का होगा, यानी जो वाट उसमें जो हम कंज्यूम करेंगे वो हाइयर रेटिंग का होगा, और जो पोटेंशियोमीटर होगा वो लो रेटिंग का होगा। ठीक, अगर हम बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज निगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। किस में निगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए इसमें है थर्मिस्टर। क्या है, थर्मिस्टर। तो बेसिकली जो थर्मिस्टर होता है वो क्या होता है आपका, वह होता है आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस। क्या होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो और सेमीकंडक्टर डिवाइस जितने भी होते हैं सारे के सारे, उन सबका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, निगेटिव होता है। उन सबका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, निगेटिव होता है। तो याद रखना कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो निगेटिव होता है। इसका मतलब है कि इनकी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर। अगर कंडक्टर की बात हम करते हैं, यानी चालक की अगर हम बात करेंगे, तो कंडक्टर की जो रेटिंग कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, ये सर्टेन सब्सटेंसेस लॉस देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंप्लीटली एट ए फाइनाइट लो टेम्परेचर, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड। अब देखिए क्या कर रहा है, एक सर्टन सब्सटेंसेस है जो लॉस कर रहा है अपनी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कंप्लीटली, अपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, कंप्लीटली लॉस कर दे रहा है, यानी एट ए फाइनाइट लो टेम्परेचर, बहुत ही मतलब कि लो टेम्परेचर तक। तो सच जो सब्सटेंसेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, तो वह सब्सटेंसेस होता है हमारा सुपर कंडक्टर। क्या होता है, सुपर कंडक्टर होता है। ठीक है, देखिए कंडक्टर का क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर को हम इतना डिक्रीज करते जाएं, इतना डिक्रीज करते जाएं कि एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसका रेजिस्टेंस कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मतलब कि उस पार्टिकुलर सब्सटेंसेस का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो, वह स्थिति आपकी कहलाती है सुपर कंडक्टर। यानी कि अब हम कहेंगे कि जो भी मटेरियल था वो किस मोड में चला गया, सुपर कंडक्टर में चला गया। यानी कि अब उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कंडक्टेंस जो होगा उसका क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो याद रखना, अगर सुपर कंडक्टर मटेरियल की बात करें तो रेजिस्टेंस जो होता है उसका जीरो, और कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है, इन ए कार्बन रजिस्टर इन केस फोर्थ स्ट्रिप इज नॉट प्रेजेंट इट कैन बी कैलकुलेटेड दैट। यानी कार्बन रजिस्टर है और उसका फोर्थ स्ट्रिप आपको नहीं दिया गया है, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें टॉलरेंस की जो लिमिट होगी वो हम रख सकते हैं उसको 20%। जो फोर्थ स्ट्रिप होती है वो टॉलरेंस को डिनोट करती है, किसको डिनोट करती है, टॉलरेंस को। तो जब टॉलरेंस को डिनोट कर रही है, अगर स्ट्रिप नहीं प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि उसको हम कितना परसेंट तक टॉलरेंस कर सकते हैं, ±20% तक उसके टॉलरेंस को हम मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, इन निकिल कैडमियम एल्काली सेल द इलेक्ट्रोलाइटिस। तो जो निकिल कैडमियम एल्कलाइनी सेल था उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं, यही आपसे पूछा है। तो निकिल कैडमियम एल्कलाइनी सेल में जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो होता है पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड को हम यूज करते हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला KOH होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल गुड कंडक्टर्स हैव हाई, यानी जितने भी गुड कंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या हाई होता है,
अब देखो कंडक्टर की बात की और गुड कंडक्टर की बात की गई है, तो गुड कंडक्टर का मतलब है कि उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, यानी कंडक्टेंस क्या होगा, हाई होगा। उसका कंडक्टेंस क्या होगा, हाई होगा। याद रखना रेजिस्टेंस क्या होगा, गुड कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो, तो कंडक्टेंस क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा, हाई, जिसको हम इन्फाइनाइट कर सकते हैं बट आइडियल नहीं है यहाँ पे। लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखिए या फिर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी देखो, कंडक्टिविटी अलग चीज़ है, कंडक्टेंस यानी कि कितना ज़्यादा करंट को फ्लो करवाने में सपोर्ट करता है। रेजिस्टेंस जीरो का मतलब कि कोई विरोध ही नहीं है। तो एक गुड कंडक्टर का मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा करंट को फ्लो होने में सपोर्ट करेगा, तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा, हाई होगा, ना कि कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑल्सो विल बी हाई बट डिपेंड्स अपॉन, मतलब जो कंडक्टिविटी होती है वो रजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। तो रजिस्टिविटी क्या है, डिपेंड करती है मटेरियल पे, डिपेंड करती है ना, मटेरियल किस चीज़ का बना उसके अकॉर्डिंग आपकी कंडक्टिविटी होगी। बट कंडक्टेंस क्या है कि यह किस मटेरियल का बना है, उसमें कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका आंसर होगा वो होगा कंडक्टेंस। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक ज़रूर करो। ओके, थैंक यू।